स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 38 टू टॉन थ्रेड्स, दो टूटे हुए धागे। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर कीर्ति के परिवार को समुद्र तट से दूर 2 प्रांत अंदर वर्धन राजवंश की एक शांत जागीर होल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया। ये दूरी इतनी थी कि संजीव के असफल प्रयोजन से पैदा होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बच्ची को बचाया जा सके। रावी ने स्थानांतरण के इन धीमे और सतर्क दिनों का उपयोग कुछ ऐसा करने में बिताया जो उसे अपने दोनों जीवनों में कभी करने का मौका नहीं मिला था। एक और काल भ्रष्ट आत्मा के साथ बैठना और 2 टूटे हुए धागों के स्वरूप की आपस में तुलना करना। मुझे अपने पहले जीवन के बारे में बताओ, कीर्ति ने पूछा। उनके अस्थायी शरणस्थल के एक शांत बगीचे में बैठी उस दोपहर उसकी गहरी और प्राचीन आंखें रावी पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर वही हैरान कर देने वाली गंभीरता थी जिसने पहली बार ईशानी के नेटवर्क को उसके अस्तित्व के प्रति सचेत किया था। आपने कहा था कि आप एक साधक कल्टीवेटर थीं और एक अनुष्ठान के दौरान आपकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, मैं थी, रावी ने कहा। 21 साल की उम्र में अपनों के धोखे का शिकार हुई थी, ठीक उसी रात जब मैंने आखिरकार उस साधना के शिखर ब्रेकथ्रू को छू लिया था जिसे हासिल करने में मैंने 12 साल मेहनत की थी। उसने उस छोटी बच्ची को ध्यान से देखा। तुम्हारे बारे में क्या, कीर्ति? तुम्हें अपने पहले जीवन के बारे में क्या याद है? कीर्ति काफी देर तक शांत रही। उसके छोटे छोटे हाथ अन्य ढंग से घास उखाड़ रहे थे। जब वह आखिरकार बोली तो उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जिसने रावी के सीने में एक बिल्कुल अलग तरह की पहचान का एहसास जगाया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं कोई साधक नहीं थी, कीर्ति ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उस जीवन में मेरे पास कोई प्राण था। मैं एक माँ थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही मेरी इस मौजूदा उम्र से छोटे थे। उसका छोटा सा चेहरा सख्त हो गया। वहां एक भयानक तूफान आया था। हमारी मछली पकड़ने वाली नाव तट से बहुत दूर पलट गई थी। मैं चाहती तो अकेले तैरकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन मैंने उन दोनों को तब तक थामे रखने का फैसला किया जब तक मैं कर सकती थी। उसने रावी की तरफ देखा। उसकी 6 साल की आंखों में कुछ प्राचीन और असहनीय रूप से दुखद था। मुझे याद है कि पानी हम तीनों के ऊपर से गुजर गया और हम डूब गए। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है जब तक कि 6 साल पहले मेरा यहाँ दोबारा जन्म नहीं हुआ। ये रहस्योद्घाटन रावी के सामने एक ऐसे भारीपन के साथ आया कि उसे इसे पूरी तरह समझने में थोड़ा समय लगा। तुम्हारा शिकार नहीं किया गया था, उसने धीरे से कहा। तुम्हें धोखा नहीं मिला था। तुम बस मर गई थी, अपने बच्चों को पानी की उस विनाशकारी ताकत से भी कहीं ज्यादा शिद्दत से प्यार करते हुए। और किसी तरह तुम्हारा वो प्यार तुम्हारे धागे को उसी तरह वापस मोड़ने के लिए काफी था जैसे मेरी चुराई गई साधना के उस अंतिम बल ने मेरे धागे को वापस मोड़ दिया था। क्या यह अजीब है? कीर्ति ने एक ऐसे बच्चे की सहज और सीधी उत्सुकता के साथ पूछा जिसने 6 साल अकेले रहकर यह सोचते हुए बिताए थे कि क्या उसके अस्तित्व का कोई मतलब भी है। आपने कहा था कि काल भ्रष्ट आत्माएं दुर्लभ होती है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई कैसे मरता है, या सिर्फ यह मायने रखता है कि मौत के समय की वह भावना काफी मजबूत थी? रावी ने इस सवाल पर बड़ी गहराई से विचार किया। उसने तारा की उन पुरानी चेतावनियों को महसूस किया, भाग्य के धागे, फटे हुए स्क्रॉल, सहस्रार स्तर की आंखें जिन्होंने उस उलझन को नोटिस किया था जो अब पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक संदर्भ में उसके सामने आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका पूरा जवाब जानती हूँ, उसने ईमानदारी से स्वीकार किया। मैंने हमेशा यही माना था कि इसके लिए कुछ वैसा ही होना जरूरी है जैसा मेरे साथ हुआ था, एक आत्मा की संचित साधना की इच्छा शक्ति जो एक अधूरी ताकत के झटके से टूटकर वापस मुड़ जाती है। लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ भी हुआ है बिना किसी साधना के, तो शायद इसकी वास्तविक आवश्यकता हमारे शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक सरल और व्यापक है। शायद ये केवल शक्ति के बारे में नहीं है। शायद यह इस बारे में है कि कोई आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा किए बिना बस खत्म हो जाने से कितनी पूरी तरह और कितनी शिद्दत से इनकार कर देती है। मेरा अधूरा काम मेरे बच्चे थे, कीर्ति ने धीरे से कहा। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मेरे पहले बच्चे। मैं सोचती हूँ कि क्या वे उस तूफान में बच पाए होंगे जब मैं उन्हें थामने के लिए वहां नहीं थी। मैं सोचती हूँ कि क्या वे कहीं बड़े हो गए होंगे, ये जाने बिना कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था, या वह उन्हें बचाने की कोशिश में मर गई थी। रावी ने आगे बढ़कर उस छोटी बच्ची का हाथ थाम लिया। उसने एक ऐसे दुख के परिचित दर्द को महसूस किया जो किसी और की पीड़ा का था, लेकिन उसने इसे सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसके पास देने के लिए इससे ज्यादा सच्चा कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख है, कीर्ति, उसने कहा।
यह एक ऐसा दुख है जिसे किसी 6 साल के बच्चे को नहीं उठाना चाहिए, उस सब के अलावा जो तुम पहले से ही झेल रही हो। मैं 6 साल की नहीं हूँ, कीर्ति ने एक ऐसी स्पष्टता के साथ कहा जिसने बच्ची के बारे में रावी की पूरी समझ के बावजूद उसे चौंका दिया। सच में नहीं, मैं इस शरीर में 6 साल की हूँ। अगर मैं सब कुछ एक साथ जोड़ दूं, तो मैं नहीं जानती कि मेरी असल उम्र क्या है। मैं जानती हूँ, रावी ने नरमी से कहा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीवित किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में मैं इस अजीबोगरीब एहसास को सबसे बेहतर समझ सकती हूँ। और यही कारण है कि मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी भी इसे पूरी तरह से अकेले न झेलना पड़े, जैसा मैंने अपने दूसरे जीवन के शुरुआती 9 वर्षों में झेला था। कीर्ति की इस गवाही के निहितार्थ आने वाले दिनों में गठबंधन की सावधानीपूर्वक की जा रही रणनीतिक योजना में लहरों की तरह फैल गए, जिसने वसंत की एक सदी पुराने धैर्य के शिकार के वास्तविक दायरे की उनकी समझ को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अगर काल भ्रष्ट आत्माएं किसी भी पर्याप्त तीव्र अधूरी मृत्यु इच्छा से पैदा हो सकती हैं, वीर ने इस रहस्योद्घाटन पर अपनी सामान्य रणनीतिक गंभीरता के साथ विचार करते हुए कहा, और न केवल उन साधकों से जिनका शिकार साधना के शिखर पर किया गया हो, तो वसंत की खोज केवल संप्रदायों और गुरुकुलों तक सीमित नहीं हो सकती जैसा हम मान रहे थे। वो किसी भी बच्चे में कहीं भी असाधारण प्रतिभा और गंभीरता के संकेतों पर नजर रख सकता है, चाहे उस बच्चे के परिवार का साधना से कोई संबंध हो या ना हो। ये तो उस घास के ढेर से भी कहीं ज्यादा बड़ा मैदान है जिसे हम खोज रहे थे, ईशानी ने गंभीरता से कहा। एक सदी का धैर्य, पूरे महाद्वीप के सामान्य परिवारों में ठीक उसी अजीबोगरीब लक्षण की तलाश करना, जिसे कीर्ति के गांव की वैद्य ने सिर्फ इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो असाधारण रूप से ध्यान दे रही थी। जिसका मतलब है, तारा ने धीरे से कहा, कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वसंत के नेटवर्क से पहले हर कालभ्रष्ट आत्मा को ढूंढने की उम्मीद व्यवहारिक रूप से नहीं कर सकते। हमने कीर्ति को एक खुशकिस्मत इत्तेफाक से ढूंढा, ईशानी का नेटवर्क, एक वैद्य का चलते चलते दिया गया विवरण, और एक ऐसा व्यापारी जो अपना प्रायोजन पूरा करने से पहले ही अपनी रुचि खुलकर दिखाने में लापरवाह रहा। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक गंभीर व्यवहारिक ईमानदारी थी। अगर हम वास्तव में उसके द्वारा पहचाने गए अगले बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं, न कि केवल घटना के बाद उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहते हैं जैसा कि हम इस बार बमुश्किल कर पाए, तो हमें किस्मत से हटकर किसी व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत है। रावी उस चुनौती के साथ एक लंबी शाम बैठी रही। वो कीर्ति को बगीचे में शांति और आत्मसंतोष के साथ खेलते हुए देख रही थी, जो उसके छोटे शरीर की तुलना में कहीं अधिक पुरानी आत्मा का एहसास करा रहा था। रावी खुद को उस विचार पर विचार करते हुए पाया जो उस पल से उसके मन में धीरे धीरे आकार ले रहा था जब उसने पहली बार समझा था कि वसंत की खोज वास्तव में क्या दर्शाती है। क्या हो अगर हम अपना खुद का एक नेटवर्क बनाएं, उसने आखिरकार कहा। शाम की खामोशी जब उनके अस्थायी शरण स्थल पर पूरी तरह छा गई, तब उसने गठबंधन को एक साथ इकट्ठा किया। केवल प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव नहीं, जो किसी वैद्य या गांव द्वारा कुछ अजीब नोटिस किए जाने के बाद अफवाहों का पीछा करे, बल्कि कुछ सोची समझी योजना के तहत। वैद्य, दाइया, गांव के बुजुर्ग, संप्रदायों के प्रशिक्षक, जितने प्रांतों तक हम पहुंच सकते हैं, उन सभी को उन खास संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो कीर्ति और मैं दोनों बचपन में दिखाते थे। असाधारण गंभीरता, उम्र से पहले का ज्ञान, और उन यादों का जिक्र जो उनकी हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसी निगरानी व्यवस्था जो पूरी ईमानदारी से बनाई जाए, ताकि वसंत के उस गुप्त और धैर्यवान नेटवर्क का मुकाबला किया जा सके जो वो स्पष्ट रूप से एक सदी से चला रहा है। यह एक बहुत बड़ा काम है, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में संदेह से ज्यादा विचारशीलता थी। सालों की सावधानीपूर्वक संबंध बनाने की मेहनत, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले 1 साल में ईशानी के वैद्य नेटवर्क को लगभग अनजाने में बनाया था। बस ये पूरी तरह से सोची समझी योजना होगी और इसका दायरा कहीं अधिक बड़ा होगा। मैं जानती हूँ, रावी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक उसी तरह का जीवन का काम, लाइफ्स वर्क, है जिसे मैंने महीनों पहले मेरू पर पहली बर्फ गिरते हुए देखते समय तुम्हारे सामने बनाने की इच्छा जताई थी। केवल वसंत के एक सदी के धैर्य से बचना नहीं है, बल्कि अपना खुद का कुछ धैर्यवान और ईमानदार बनाकर उसे पीछे छोड़ देना है, जो अगली कीर्ति को उसकी खोज से पहले ही ढूंढ निकाले। कीर्ति, जो अपने खेल के बीच में खामोशी के दौरान पास आ गई थी और उसने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया था, उसने अपनी प्राचीन और हैरान कर देने वाली सीधी आंखों से रावी की तरफ देखा। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब कोई आपको ये समझाने से पहले ही ढूंढ लेता है कि आप अजीब क्यों हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको ये जानने में मदद कर सकती हूँ कि क्या तलाशना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बेहतर जो कभी उस स्थिति से नहीं गुजरा जिससे हम गुजरे हैं। रावी उस छोटी बच्ची की आंखों में सीधे देखने के लिए नीचे झुकी।
उसने अपने सीने में एक गर्माहट और उग्र भावना को महसूस किया, जो उनके सामने आने वाले हर बड़े काम के भारीपन के साथ जुड़ गई थी। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, उसने नरमी से कहा, और जब सब सुरक्षित होगा, और जब तुम्हें इस दूसरे जीवन में उतने सालों तक बस एक बच्चा बनकर रहने का मौका मिल जाएगा जितने साल ये जीवन तुम्हें देना चाहता है, इससे पहले कि यह बड़ी लड़ाई तुमसे कुछ और मांगे जो ये पहले ही मांग चुकी है। उसने आगे बढ़कर कीर्ति के कान के पीछे बालों की एक लट को धीरे से खिसकाया। रावी ने एक दर्द के साथ महसूस किया कि यह ठीक वैसा ही था जैसा कावेरी ने 14 साल और एक जिंदगी पहले एक अलग डरे हुए बच्चे के साथ किया था। तुम्हें अभी इस लड़ाई में अपनी जगह कमाने की जरूरत नहीं है, कीर्ति। तुम्हें बस 6 साल का बच्चा बने रहने की इजाजत है, जब तक हम तुम्हारे लिए यह मौका बचाए रख सकते हैं। कीर्ति ने इस पर उस विशेष गंभीरता के साथ विचार किया जो वो हर बात में दिखाती थी, और आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अगले बच्चे को खोजने में मदद करना चाहती हूं, चाहे वो जो भी हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और 6 साल तक ये सोचते हुए बिताए कि वो अकेला है, जैसा मैंने बिताया। 4 दिन बाद एक पत्र आया, जिसे वीर के तटीय संपर्कों में से एक लेकर आया था। उसकी सामग्री ने उस नाजुक शांति को पूरी तरह से छीन लिया जो पिछले सप्ताह के सुरक्षित स्थानांतरण ने बमुश्किल बनाई थी। संजीव उस मछुआरों के गांव में वापस लौट आया है, वीर ने गंभीर आवाज में पढ़ा। तात्कालिकता के कारण उसकी आवाज भारी थी। उसने कीर्ति के परिवार को वहां से गायब पाया, और खबरों के अनुसार उसकी प्रतिक्रिया एक साधारण व्यापारी के प्रायोजन प्रस्ताव के खारिज होने की तुलना में कहीं अधिक घबराहट और चिंता से भरी थी। वो पूरे समुद्र तट पर तीखे और जरूरी सवाल पूछ रहा है, और इस बात की जानकारी के लिए पैसे दे रहा है कि परिवार कहाँ स्थानांतरित हुआ है। वो ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, रावी ने कहा। उसने अपने सीने में गणना के उसी परिचित ठंडे भारीपन को वापस आते हुए महसूस किया, जिसका मतलब है कि वसंत को जल्द ही पता चल जाएगा कि उसका चौथा उम्मीदवार उसके नेटवर्क की सतर्क निगरानी से निकल चुका है। उसने पास ही शांति से खेल रही कीर्ति की तरफ देखा, जो अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके चारों ओर मंडराता खतरा कितना गंभीर हो चुका था। हमें उसे 2 प्रांत अंदर वर्धन की इस शांत जागीर से भी कहीं अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, और हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा, इससे पहले कि संजीव की यह घबराहट किसी ऐसी चीज में बदल जाए जिसे खुद वसंत व्यक्तिगत रूप से जांचने लायक समझे। अध्याय 39 सैंक्चुअरी शरणस्थल। सूर्यवंश काम नहीं आएगा, कावेरी ने अपनी शाम की बैठक में समस्या को स्पष्ट रूप से सामने रखते हुए कहा। भले ही वहां का नेतृत्व अब सुधर चुका है, लेकिन वो अभी भी अपनी राजनीति, अपनी दृश्यता, विजिबिलिटी और सदियों की संचित प्रतिष्ठा वाला एक संप्रदाय है, जिस पर वसंत का नेटवर्क आज भी निश्चित रूप से पैनी नजर रखता है। कीर्ति को वहां छिपाना एक ऐसे घर के भीतर जलता हुआ दिया छिपाने जैसा होगा जिसे हर कोई पहले से ही खोजना जानता है। वर्धन राजवंश की जागीर में भी यही समस्या है, बस थोड़े अलग रूप में, अर्जुन ने जोड़ा। मेरे परिवार की संपत्तियों पर भी विरोधियों और सहयोगियों दोनों की नजर रहती है। कोई भी ऐसी जगह जिसका पहले से ही कोई नाम और इतिहास हो, वो ऐसी जगह बन जाती है जहां लोग सबसे पहले तलाश करते हैं। तो फिर हम ऐसी किसी भी जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका पहले से ही कोई नाम हो, रावी ने धीरे से कहा। बगीचे में कीर्ति के साथ हुई बातचीत के बाद से उसके मन में जो विचार धीरे धीरे आकार ले रहा था, वो आखिरकार एक ठोस योजना के रूप में सामने आ गया। हम कुछ नया बनाएंगे, न तो कोई संप्रदाय, न ही किसी कुलीन राजवंश की जागीर, और न ही कोई ऐसी चीज जिसकी 30 या 300 साल की संचित प्रतिष्ठा हो, जिसका नक्शा वसंत की सतर्क निगरानी ने पहले से ही बना रखा हो। उसने सभी की तरफ देखा। एक शरण स्थल, कीर्ति के लिए और उस हर इंसान के लिए जिसे हम उसकी तरह ढूंढेंगे। अंजलि के लिए, अगर वो निचले शहर के उस तंग कमरे से दूर किसी शांत जगह पर पूरी तरह ठीक होना चाहती है। और सरला के लिए, अगर एक ऐसी महिला जिसने एक पहाड़ी घाटी में 40 साल अकेले बिताए हैं, आखिरकार किसी ऐसी जगह से जुड़ना चाहे जो ये समझती हो कि वो किस भयानक दौर से गुजरकर बची है। एक बार जब उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया, तो वह जगह लगभग तुरंत ही उनके सामने आ गई। घाट, तारा ने कहा। इससे पहले कि वह इसे जबान पर लाती, उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर समझ का भाव आ गया। नदी का मेरा अपना वो छोटा सा किनारा, और उसके पीछे उठने वाली मामूली पहाड़ियां। मैं वहां 30 साल से बड़ी शांति और सादगी से रह रही हूं। एक पागल बूढ़ी सन्यासी महिला, जिसके बारे में किसी ने कभी दोबारा नहीं सोचा, क्योंकि मैंने वहां अपनी पूरी मौजूदगी को ही गुमनाम बनाए रखा था। अगर हम बहुत सावधानी और समझदारी से इसका विस्तार करें, तो इस जगह में न तो सूर्यवंश जैसी कोई दृश्यता है, और न ही वर्धन राजवंश जैसा कोई राजनीतिक बोझ।
ये सूर्यवंश के इतने करीब भी है कि जरूरत पड़ने पर हम इसके संसाधनों और सुधरे हुए नेतृत्व का लाभ उठा सकते हैं, कावेरी ने जोड़ा। लेकिन यह उससे इतनी दूर भी है कि संप्रदाय की अपनी प्रतिष्ठा का साया इस पर नहीं पड़ेगा, और यह वही जगह है जहां डूबते हुए मेरी आंख खुली थी, रावी ने धीरे से कहा। उसने महसूस किया कि इस विकल्प का आकार किसी रणनीति से कहीं अधिक एक सच्चे और संघर्ष से कमाए हुए घर जैसा लग रहा था। वही जगह जहां तारा ने मुझे पहली बार नदी से बाहर निकाला था और मुझे बताया था कि मैं क्या हूं। ये किसी तरह बिल्कुल सही लगता है कि वही घाट उन अन्य काल भ्रष्ट आत्माओं और उन बचाए गए पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाए, जिन्हें उस चक्र ने लगभग लील ही लिया था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस निर्माण में 1 साल का एक बड़ा हिस्सा लग गया। लॉर्ड वर्धन के संसाधनों ने इसका भौतिक आधार प्रदान किया, जिसे इतने सारे मध्यस्थ लेन देन के जरिए गुपचुप तरीके से भेजा गया था कि नदी के किनारे उभरते हुए इस मामूली परिसर का संबंध किसी भी एक घराने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़ना नामुमकिन था। वीर की सावधानीपूर्ण विशेषज्ञता ने यहाँ ऐसे सुरक्षा घेरे वार्ड्स तैयार किए जो चित्रक द्वारा अपने सीलबंद तहखाने के चारों ओर बनाए गए किसी भी घेरे से कहीं अधिक परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड थे। ईशानी का बढ़ता हुआ वैद्यों का नेटवर्क स्टाफ और धीरे धीरे ऐसे शांत और नाजुक मामलों को भेजने का जरिया बन गया जिनकी सेवा के लिए ही यह शरण स्थल बनाया गया था। आखिरकार उन्होंने इसे केवल घाट का नाम दिया, एक ऐसा साधारण और सामान्य नाम जो किसी भी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं करता था जो इसके वास्तविक महत्व को समझने के लिए इसे बहुत गहराई से न देख रहा हो। हालांकि उस छोटे और बढ़ते परिवार के बीच जो इसे अपना घर कहने आए थे, इसका महत्व इसके मामूली नाम से कहीं अधिक बड़ा था। अंजलि सबसे पहले आए। वो ईशानी की मां के उस शांत पिछले कमरे से निकलकर अपने एक उचित धूप से खिले कमरे में आ गई। तहखाने से बचाए जाने के 18 महीने बाद उसकी रिकवरी आखिरकार केवल जिंदा रहने के संघर्ष से आगे बढ़कर एक सच्चे सुकून के रूप में बदलने लगी थी। घाट पर अपने पहले महीने के भीतर ही रावी ने नोटिस किया कि उसने बागवानी शुरू कर दी थी। वो ठीक उसी तरह के पौधों की सावधानीपूर्वक कतारें लगा रही थी जैसा सरला ने कभी रावी को अपनी पहाड़ी घाटी में दिखाया था। यह महज एक इत्तेफाक था, या शायद पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं था। रावी को लगा कि यह इस तरह के घाव से उबरने के लिए आवश्यक किसी सार्वभौमिक यूनिवर्सल जरूरत को दर्शाता है। सरला कुछ महीनों बाद आए। उसने रावी के एक ऐसे निमंत्रण को बड़ी सावधानी और धैर्यपूर्ण पत्रों के आदान प्रदान के बाद स्वीकार कर लिया था जिसके बारे में रावी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उग्र रूप से स्वतंत्र बूढ़ी महिला कभी अपनी उस शांत घाटी को छोड़ने के लिए तैयार होगी। मैंने अपने पास बचे हुए हिस्से से अकेले ही एक पूरी जिंदगी खड़ी की थी, सरला ने घाट पर अपनी पहली शाम रावी से कहा। वो विशेष रूप से उसकी आवश्यकताओं के लिए बनाई गई एक छोटी सी कुटिया में बैठ रही थी और उसकी दृष्टिहीन आंखें पास ही बहती नदी की आवाज की तरफ मुड़ी थीं। मुझे उन 30 सालों का कोई पछतावा नहीं है, बच्ची, लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने यहाँ क्या बनाया है, तो मेरे भीतर यह जानने की उत्सुकता जगी कि अपनी जिंदगी के बचे हुए साल उन लोगों के बीच बिताना कैसा लगता है जो ये समझते हैं कि मैं किस दौर से बची हूँ, बजाय इसके कि कोई गांव वाले केवल अपनी सामान्य दयालुता के कारण एक अंधी बुढ़िया के अजीब से जड़ी बूटियों के बगीचे को बर्दाश्त कर रहे हों। आपको वो यहाँ मिलेगा, रावी ने वादा किया, और अगर आप चाहेंगी तो उससे भी ज्यादा मिलेगा। अंजलि अभी भी सीख रही है कि उसकी अपनी रिकवरी वास्तव में क्या मांगती है। मुझे लगता है कि एक ही तरह के घाव से 40 साल तक जिंदा बचे रहने का आपका अनुभव जो भी समझदारी उसे सिखाएगा, वो उसके लिए बेहद कीमती होगी। सरला का वो झुर्रियों वाला चेहरा ये सुनकर एक ऐसे भाव में बदल गया जिसे रावी ने एक गर्म एहसास के साथ पहचाना, एक सच्चा उद्देश्य जिसे आगे बढ़ने के लिए नई जमीन मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत पसंद आएगा, उसने कहा। कीर्ति घाट पर इस तरह फल फूल रही थी कि जब भी रावी उस छोटी बच्ची को खेलते हुए देखती तो उसका सीना सुकून और एक अजीब से दुख के मिले जुले एहसास से भर जाता। आखिरकार उसे पूरी आजादी के साथ सिर्फ एक 6 साल का बच्चा बने रहने दिया जा रहा था। वो ऐसे लोगों के परिवार से घिरी थी जो अपने अपने तरीके से यह समझते थे कि वो अपने भीतर क्या बोझ लेकर चल रही है। वे जानते थे कि उसे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा एक ऐसी सुरक्षित जगह की जरूरत है जहां वो उस बोझ को नीचे रख सके, जब वो अभी इतनी छोटी है कि उसके लिए बचपन का कोई मतलब हो सके। क्या यहाँ और भी लोग आएंगे? कीर्ति ने एक शाम रावी के साथ घाट के चपटे पत्थर पर बैठते हुए पूछा। वे एक बिल्कुल सामान्य आसमान के नीचे नदी को अपने सामान्य और धैर्यपूर्ण मार्ग पर बहते हुए देख रही थी। मेरा मतलब है, क्या दूसरे काल भ्रष्ट बच्चे भी आएंगे, या अंजलि और सरला जैसे लोग जिन्हें उसी तरह चोट पहुंचाई गई थी जैसे हमें लगभग पहुंचाई जाने वाली थी? मुझे ऐसा ही विश्वास है, रावी ने ईमानदारी से कहा। मैं नहीं जानती कि कितने आएंगे या कितनी जल्दी,
लेकिन मेरा मानना है कि यह जगह जितने लंबे समय तक रहेगी और ईशानी का नेटवर्क जितने भी प्रांतों तक फैलेगा और सतर्कता से देखता रहेगा, हम उन्हें ढूंढते रहेंगे, एक एक करके, ठीक वैसे ही जैसे हमने तुम्हें ढूंढा। अच्छा है, कीर्ति ने एक ऐसे बच्चे के सरल और सीधे विश्वास के साथ कहा, जिसने 6 साल की उम्र में और उसके पहले जीवन ने उसे जितने भी अतिरिक्त साल दिए थे, ये पूरी तरह से तय कर लिया था कि वो बड़े होकर किस तरह का इंसान बनना चाहती है। मैं मदद करना चाहती हूँ। अभी नहीं, मैं जानती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हूँ तब भी यह जगह यहीं रहे। ये यहीं रहेगी, रावी ने कहा, और उसने उस वादे को अपने सीने में एक ऐसे भारीपन के साथ महसूस किया जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी निभाना चाहती थी। मैं ये पक्का करने का इरादा रखती हूँ, कीर्ति, चाहे इसमें जितने भी साल लगे। उस शरद ऋतु में ध्रुव वहां आया। सूर्यवंश में उसके अपने सुधार और पश्चाताप का सिलसिला पिछले 1 साल में केवल एक आजमाइशी दौर से आगे बढ़कर आखिरकार एक सच्चे विश्वास के रूप में बदल चुका था। रावी ने उसे कावेरी के साथ शरण स्थल के मैदान में टहलते हुए देखा। वे दोनों किसी गहरी और शांत बातचीत में डूबे थे। इसे देखकर रावी को एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो पिछले 2 सालों में बनाई गई किसी भी अन्य चीज की तुलना में एक वास्तविक और स्थायी जीत जैसी लग रही थी। उसने पूछा है कि जब बड़े बच्चे तैयार हो जाएं, तो क्या वो उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है? कावेरी ने बाद में रावी को बताया। उसकी आवाज में एक गर्व और ठहराव का भाव था। केवल साधना का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि वो दूसरी चीज भी, किसी भी धैर्यपूर्ण हेरफेर, मैनिपुलेशन को जड़ पकड़ने से पहले ही पहचानना, जिस तरह हम दोनों समय रहते उसे नहीं पहचान पाए थे। उसने रावी की तरफ देखा। मुझे लगता है कि वो अब पूरी तरह समझ चुका है कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो ये पक्का करना चाहता है कि इस विशेष शरणस्थल में पले बड़े किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो, जैसा सूर्यवंश में हम दोनों के साथ लगभग हो ही गया था। तो उसे ऐसा करने दो, रावी ने कहा। दीदी, मुझे लगता है कि यह जगह ठीक इसी तरह का दूसरा मौका देने के लिए बनाई गई थी। केवल सुरक्षा देना इसका मकसद नहीं है, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य खड़ा करना है जो उस अनुभव से पैदा हुआ हो जिसने हम में से हर एक को लगभग नष्ट ही कर दिया था, और अब उसे उन लोगों की रक्षा में मोड़ देना है जो हमारे बाद आएंगे। अगली वसंत ऋतु तक घाट एक ऐसी जगह में बदल चुका था जिसकी कल्पना सूर्यवंश की उन सतर्क ट्रेनिंग छतों पर अपनी असली ताकत छिपाने वाली 9 साल की रावी कभी सपने में भी नहीं कर सकती थी। नदी के किनारे चुपचाप फलता फूलता एक सच्चा अभयारण्य। वो किनारा जो कभी सिर्फ एक डूबती हुई अनाथ बच्ची के बहकर आने की जगह था, अब बचाए गए, ठीक हो रहे और अभी भी नाजुक स्थिति वाले लोगों के एक बढ़ते परिवार का घर बन चुका था। इसकी सुरक्षा उन घेरों से हो रही थी जिन्हें वीर ने एक दशक के कठिन अनुभव से बनाया था, और इसकी फंडिंग उस वर्धन गठबंधन से हो रही थी जो 2 साल के साझा उद्देश्य के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था से बदलकर एक सच्चे, चुने हुए परिवार के रिश्ते जैसा हो चुका था। रावी एक शांत शाम को घाट के किनारे खड़ी थी। वो कीर्ति और अंजलि को एक साथ बगीचे में काम करते देख रही थी, सरला को एक आए हुए वैद्य के शिष्य को केवल छूकर पौधों को पहचानने की कला सिखाते देख रही थी, और उस सामान्य नदी को एक ऐसे आसमान के नीचे अपने धैर्यपूर्ण मार्ग पर बहते देख रही थी जो आखिरकार उस बढ़ते हुए डर से पूरी तरह मुक्त हो चुका था जिसने कभी उसके दूसरे जीवन के लगभग हर घंटे को अपने वश में कर रखा था। यही वो चीज है जिसे मैंने अर्जुन से बनाने की इच्छा जताई थी, उसने अपने सीने में उस पूरे भारीपन और गर्माहट को महसूस करते हुए सोचा। केवल जिंदा बचे रहना नहीं, केवल बदला लेना नहीं, चाहे वो कितना भी जायज क्यों ना हो, बल्कि कुछ ऐसा जो इन दोनों से आगे तक चले, एक ऐसा घर जो ठीक उसी मलबे से बना हो जिसने हम सबको लगभग तबाह कर दिया था, और जो अब इस बात का सबूत बनकर खड़ा है कि एक सदी की धैर्यपूर्ण चोरी का जवाब आखिरकार उतनी ही धैर्यपूर्ण मेहनत और कहीं अधिक प्यार से बनाई गई चीज से दिया जा सकता है। तभी उसके पीछे शाम की हवा के झोंके के साथ नदी के किनारे के रास्ते से घोड़ों के टापों की आवाज आई। एक पल बाद उसने पहचाना कि वह एक डाकिया, कोरियर था, जो एक ऐसी तात्कालिकता के साथ सवारी कर रहा था जिसने कभी 2 लंबे सालों तक हमेशा इस बात का संकेत दिया था कि मुसीबत उनकी तैयारी से कहीं ज्यादा तेजी से आ पहुंची है। या शायद उसने आने वाले सवार की खबर का सामना करने के लिए मुड़ते हुए सोचा, ये बस एक ऐसी लड़ाई का अगला अध्याय है जो हमेशा से उस हर 1 साल की मांग करने वाली थी जिसे मैं इसे देने का इरादा रखती हूँ। अध्याय 39 समाप्त। अध्याय 40। द कुरियर्स न्यूज। डाकिये का समाचार। बेहराम की मौत हो चुकी है, वीर ने डाकिये के संदेश को एक ऐसे सपाट लहजे में पढ़ते हुए कहा जिसे रावी तुरंत पहचान गई। यह वही नियंत्रित और गंभीर खामोशी थी जिसका इस्तेमाल वो तब करता था जब कोई खबर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा घाव देती थी। 3 सप्ताह पहले वो अपने ही गोदाम में मृत पाया गया।
स्थानीय मजिस्ट्रेट ने इसे एक साधारण दुर्घटना करार दिया है। लोडिंग प्लेटफॉर्म से गिरना कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं है जो आगे की जांच के लायक हो। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, तारा ने कहा। मैं एक ऐसे सतर्क इंसान के बारे में ये कभी नहीं मान सकता जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ इसी सावधानी के भरोसे सुरक्षित बिताए हों कि वह रात के अंधेरे में कभी अकेले किसी अस्थिर लोडिंग प्लेटफॉर्म के पास खड़ा ना हो। वो एक अजनबी को अपने सबसे मूल्यवान ग्राहक की निजी जागीर के बारे में बताने के ठीक 3 सप्ताह बाद अचानक गिरकर मर जाए। यह नामुमकिन है। वीर का जबड़ा कड़ा हो गया। वसंत ने एक खुला सिरा लूज एंड साफ कर दिया। स्थानीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट चाहे जो भी दावा करे, हमें यह मानकर चलना होगा कि असल में यही हुआ है। ये खबर घाट पर जुटी गठबंधन की शाम की बैठक पर एक ऐसे भारीपन के साथ छाए जिसे रावी ने तुरंत एक साधारण रणनीतिक झटके से कहीं अधिक व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। हमारी वजह से उसकी जान गई, कावेरी ने धीरे से कहा। हमने उसे सच बोलने के लिए पैसे दिए और अब उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई है। सच बोलने का फैसला उसका अपना था, रावी ने कहा। हालांकि यह कहते हुए भी उसने महसूस किया कि इस अंतर से उसके अपने सीने में बैठा पछतावा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। उसने जोखिम का आकलन किया और तय किया कि पैसा इसके लायक था। लेकिन दीदी, मुझे नहीं लगता कि यह हमें जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त करता है। हम शुरुआत से जानते थे कि बेहराम जैसा इंसान जैसे ही हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार हुआ, उसने खुद को खतरे में डाल दिया था। हमें उसे सिर्फ पैसे नहीं देने चाहिए थे, हमें उसे भी सुरक्षा की पेशकश करनी चाहिए थी, ठीक वैसे ही जैसे हमने पवन को दी थी। पवन के पास ऐसे दर्जनों अन्य ग्राहक नहीं थे जिनका कारोबार इस बात पर निर्भर करता हो कि उसका विवेक हमेशा अचूक रहे। अर्जुन ने नरमी से बात स्पष्ट की। बेहराम की पूरी आजीविका इस भरोसे पर टिकी थी कि वह कभी मुंह नहीं खोलेगा। जिस पल उसने हमारे लिए वो भरोसा तोड़ा, वह न केवल वसंत के लिए बल्कि अपने हर एक ग्राहक के लिए एक मुसीबत बन गया। अगर हम कोशिश भी करते तो भी हम उसे उन सभी से एक साथ नहीं बचा सकते थे, लेकिन इससे दिल को तसल्ली नहीं मिलती, रावी ने स्वीकार किया। जब वीर ने डाकिये के पूरे संदेश को आगे पढ़ा तो उसका दूसरा हिस्सा अपने साथ और भी ठंडी खामोशी लेकर आया। अभी और भी है, उसने कहा। मेरी संपर्क सूत्र की रिपोर्ट है कि पिछले साल हमारी जांच से जुड़े 2 अन्य व्यक्तियों को भी हाल के महीनों में असामान्य दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। पवन, जो लॉर्ड कीर्तन का पूर्व कारिंदा स्टीवर्ड था, को ऐसी परिस्थितियों में उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया जिसे जागीर के स्टाफ ने अचानक और अस्पष्ट बताया है। उसके बाद से मेरे संपर्क किसी भी रिकॉर्ड में उसका सुराग नहीं लगा पाए हैं। और उस गुरुकुल के पुरालेखपाल आर्काइविस्ट को, जिसने सरला के पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में हमारी मदद की थी, हमारी मुलाकात के 3 महीने बाद उनके घर में एक भीषण आग का सामना करना पड़ा, जिसने स्कूल के ऐतिहासिक अभिलेखागार का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। इस गहरे निहितार्थ ने वहां बैठे पूरे समूह को स्तब्ध कर दिया। वो सिर्फ खुले सिरों को साफ नहीं कर रहा है, तारा ने गंभीर आवाज में कहा। वो व्यवस्थित रूप से हर उस व्यक्ति की पहचान कर रहा है जिसने हमारी मदद की और एक एक करके उन्हें रास्ते से हटा रहा है। कुछ को सीधे मार दिया गया, कुछ को गायब कर दिया गया और कुछ को जीवित तो छोड़ दिया गया, लेकिन उस पद या संसाधन से वंचित कर दिया गया जिसने उन्हें हमारे लिए उपयोगी बनाया था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा एक ऐसे उग्र गुस्से से कड़ा हो गया था जो रावी ने शायद ही कभी उसके भीतर देखा हो। बच्चों, ये ठीक वही पैटर्न है जिसे वो 1 सदी से चला रहा है। धैर्यवान, गुप्त, किसी एक घटना को लेकर उसके खिलाफ दोष साबित करना नामुमकिन, लेकिन सामूहिक रूप से इसका असर विनाशकारी होता है। तो फिर हम पहले से ही एक ऐसे युद्ध में हैं जिसके शुरू होने का हमें पूरी तरह अंदाजा भी नहीं था, ईशानी ने अपनी व्यवहारिक स्पष्टता के साथ कहा, जिसमें इस बार सच्ची घबराहट का पुट था। पिछले 2 वर्षों में मेरे वैद्यों के नेटवर्क से जिस किसी ने भी हमारी मदद की है, हर दाई, हर गांव की वैद्य जिसने किसी असाधारण बच्चे या किसी संदिग्ध पैटर्न के बारे में रिपोर्ट भेजी है, वो पहले से ही एक निशाना हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बेहराम, पवन और वो पुरालेखपाल बने। रावी ने उस जिम्मेदारी के ठंडे भारीपन को अपने सीने में समाते हुए महसूस किया, जिसे पिछले 2 वर्षों ने उसे धोना सिखाया था। हमें उन्हें सचेत करना होगा, उसने कहा, तुरंत। और इस बार हमें केवल पैसे या आभार के बजाय वास्तविक सुरक्षा की पेशकश करनी होगी। वही शरणस्थल जो हमने कीर्ति के लिए बनाया है, उसका विस्तार हर उस व्यक्ति तक करना होगा जिसकी मदद ने उसे एक निशाना बना दिया है। यह एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है, अर्जुन ने धीरे से कहा, एक ऐसे नेटवर्क के लिए जो पहले से ही इतना बड़ा हो चुका है कि 5 सहयोगियों और एक शरणस्थल के भरोसे उसकी रक्षा करना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ, रावी ने कहा।
लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक उसी विकल्प का हिस्सा है जिसके बारे में तारा ने मुझे महीनों पहले एक नदी के किनारे भाग्य के धागों की बिसात देखते हुए चेतावनी दी थी। ये बिसात हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसका समाधान यह है कि हम आगे हाथ बढ़ाना बंद कर दें क्योंकि रास्ता खतरनाक हो गया है। मुझे लगता है कि इसका समाधान यह है कि हम अपनी सुरक्षा के घेरे को इतना बड़ा कर दें कि वो इस बिसात का मुकाबला कर सके। उन्होंने आने वाले सप्ताह बड़ी सावधानी और तात्कालिकता के साथ ईशानी के बढ़ते नेटवर्क के हर उस व्यक्ति तक पहुंचने में बिताए जिसकी मदद ने वसंत के इस धैर्यपूर्ण, प्रतिशोधी, रिटेलिएटरी ध्यान को खींचा हो। कुछ लोगों ने घाट के इस बढ़ते शरणस्थल में स्थानांतरित होने के गठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि अन्य ने केवल चेतावनी और उसके बाद बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानी को अपने स्तर पर अपनाना बेहतर समझा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिससे रावी को गहरा व्यक्तिगत दुख हुआ, जो किसी भी चेतावनी की पहुंच से बहुत पहले ही दूर जा चुके थे। जिस मजिस्ट्रेट ने पहली बार पवन की बर्खास्तगी की जांच की थी, उससे गुप्त माध्यमों से संपर्क करने पर पुष्टि हुई जो वीर के संपर्कों को पहले से ही शक था। पद खोने के 3 सप्ताह बाद वो कारिंदा अचानक गायब हो गया था और इस बात का कोई सुराग नहीं था कि वो कहाँ भागा, या वह भागा भी था या उसे बेहराम की तरह ही चुपचाप रास्ते से हटा दिया गया था। मैंने उससे वादा किया था कि उसने हमें जो बताया उसके लिए उसके परिवार को भुगतना नहीं पड़ेगा, कावेरी ने कहा। उसकी आवाज एक ऐसे दुख से भारी थी जिसे रावी तुरंत पहचान गई। यह एक ऐसे वादे का विशिष्ट पछतावा था जिसे परिस्थितियों ने पूरी तरह निभाना असंभव बना दिया था। मैं नहीं जानती कि वह वादा टिक पाया या नहीं। मैं नहीं जानती कि मैं कभी यह जान भी पाऊंगी या नहीं। तो हम पता लगाएंगे, रावी ने नरमी से कहा। चाहे जो भी करना पड़े, हम पर उसका कम से कम इतना कर्ज तो है ही, भले ही हम उस सब को बदल नहीं सकते जो पहले ही घट चुका है। ये सरला थी, जो घाट के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया से गठबंधन के नुकसान और चेतावनियों के इस गंभीर लेखा जोखा को चुपचाप सुन रही थी, जिसने आखिरकार एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखा जिसने रावी के सीने में कुछ ऐसा शांत कर दिया जिसके अशांत होने का उसे एहसास तक नहीं था। तुम तुम्हारी मदद करने वाले हर एक इंसान की रक्षा नहीं कर सकती, सरला ने कहा। उसकी दृष्टिहीन आंखें रावी की आवाज की दिशा में उसी अचूक स्पष्टता के साथ मुड़ी थीं जिसने पहली बार रावी को तारा की संघर्ष से कमाई समझदारी की याद दिलाई थी। मैं तुम्हारी आवाज के पछतावे को समझ सकती हूँ, बच्ची। मैंने खुद सालों तक इसका एक रूप अपने भीतर धोया है, ये सोचते हुए कि जिस वैद्य ने मुझे पहली बार उस पहाड़ी दर्रे पर भटकते हुए पाया था, क्या उसने एक अजनबी पर दिखाई दयालुता की कोई कीमत चुकाई थी? मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिला। मुझे आखिरकार यह सीखना पड़ा कि इस न जानने को ही एक तरह का सुकून मान लिया जाए, बजाय इसके कि मैं इसे एक ऐसा घाव बना लूं जिसे मैं जिंदगी भर कुरेदती रहूं। आप इसे इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर लेती हैं? रावी ने पूछा। ये बात कि हमारी मदद करने वाले कुछ लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और शायद हम कभी यह जान भी न पाएं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। तुम इसे आसानी से स्वीकार नहीं करती, सरला ने कहा। तुम इसे अपने भीतर धोती हो, ठीक उसी तरह जैसे तुम उस हर एक चीज को धोती हो जो ये लड़ाई तुमसे और तुम्हारे आसपास के लोगों से छीन चुकी है। लेकिन तुम इस बोझ को अपने कदम रोकने की वजह नहीं बनने देती, उस काम को आगे बढ़ाने से जिसे तुम पहले ही शुरू कर चुकी हो। मुझे लगता है कि अगर बेहराम, पवन या वह बदनसीब पुरालेखपाल इस समय खुद बोल पाते, तो वे तुमसे ठीक वही बात कहते जो मैं कह रही हूँ। उन्होंने तुम्हारी मदद करके जो जोखिम उठाया, वो उसकी कीमत के बावजूद किसी बड़े मकसद के लिए था, क्योंकि वह एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, ये समझते हुए कि अपनी सुरक्षा से परे किसी बड़ी चीज की सेवा में उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। बैठक के समाप्त होने के बाद रावी देर तक उस समझदारी के साथ बैठी रही। वो घाट के काले पानी को अपने धैर्यपूर्ण, सामान्य मार्ग पर बहते हुए देख रही थी। उसने एक ऐसे युद्ध के पूरे भारीपन को महसूस किया जो बिना किसी एक नाटकीय मोड़ के उससे कहीं अधिक बड़ा और महंगा हो चुका था जितना कि उससे पहले का 1 साल का सीमित जांच का दौर था। मैं हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती, उसने सोचा। मैं हर बेहराम, हर पवन और इतनी बड़ी लड़ाई में चुपचाप योगदान देने वाले हर एक इंसान को नहीं बचा सकती। उनमें से कुछ ऐसी कीमतें चुकाएंगे जिनके बारे में मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, और जिन कीमतों के बारे में मैं जानूंगी उनमें से कुछ का जवाब देना या बदला लेना मेरे बस में कभी नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आगे हाथ बढ़ाना भी बंद नहीं कर सकती क्योंकि यह रास्ता खतरनाक हो गया है। इसका मतलब तो ये होगा कि वसंत का 1 सदी पुराना ये धैर्यपूर्ण प्रतिशोध ठीक उसी मकसद में सफल हो गया जिसके लिए इसे बनाया गया है, यानी हर उस व्यक्ति को ये सिखाना कि मदद करने की कीमत इतनी ज्यादा है कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं है, इसलिए मैं निर्माण जारी रखूंगी।
मैं हर उस व्यक्ति को सचेत करती रहूंगी जहां तक मैं समय रहते पहुंच सकती हूं, और जिसे भी जरूरत होगी उसे शरण दूंगी, और रास्ते में जिसे भी खोऊंगी उसका शोक मनाऊंगी, बिना उस शोक को रुकने का बहाना बनाए। मुझे लगता है कि एक सदी पुराने धैर्य से लड़ने का यही एकमात्र ईमानदार तरीका है, उसकी क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से करके नहीं, बल्कि पूरी तरह से इस बात से इनकार करके कि उसकी दी हुई चोट मुझे कोशिश करने से रोक सके। जब शाम का धुंधलका पूरी तरह से घने अंधेरे में बदलने लगा, तो वह घाट के चपटे पत्थर से उठी। उसने कावेरी को शरणस्थल के किनारे उसका इंतजार करते हुए पाया। उसकी कसम खाई हुई बहन के चेहरे पर ठीक उसी तरह का पक्का संकल्प था जिसे रावी ने अभी अभी अपने भीतर समेटा था। हम आगे बढ़ते रहेंगे, कावेरी ने इससे पहले कि रावी कुछ बोल पाती कहा। हम आगे बढ़ते रहेंगे, रावी ने सहमति जताई। अध्याय 40 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे द वाइडनिंग वॉर, विस्तृत होता युद्ध, जिसमें वसंत का ये प्रतिशोध गठबंधन को उस सुरक्षा को एक औपचारिक रूप देने पर मजबूर करता है जो अब तक केवल एक तात्कालिक व्यवस्था थी, और रावी को एक एक नदी के किनारे बने इकलौते शरणस्थल से कहीं अधिक टिकाऊ और व्यापक साम्राज्य का निर्माण करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।